आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिजर्वेशन एज एन एजिलिटेरियन पॉलिसी। ये वीडियो मैंने स्पेशली बीएड के स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिजर्वेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, जो इंडिया में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है उसमें कुछ सीरीज़ हैं, कुछ तरीके हैं जिससे सीट्स को बुक किया गया है। हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में, कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कुछ लोगों के लिए उन सीट्स को बुक कर दिया गया है, मतलब उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं, ताकि जो सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन है, जिनको सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से या पॉलिटिकल रूप से पिछड़ा हुआ माना गया है, या जो पिछड़ जाते हैं, जिनके हक उनको नहीं मिलते हैं, उनको ये अधिकार सरकार ने दिए हैं। जैसे कि कास्ट रिजर्वेशन होता है, ये एक अफर्मेटिव एक्शन है, सरकार लेती है और इसमें कोटा फिक्स कर देती है गवर्नमेंट बॉडीज़ में। अब इंडिया में कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जिनको उनके हक नहीं मिले हैं, मतलब प्राचीन काल में, तो वो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन जनरल कैटेगरी में भी हैं और वुमेन शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, मतलब कास्ट और ट्राइब वाली कैटेगरी में भी है, फिजिकली चैलेंज पर्सन और ओबीसी। तो ये वो लोग हैं जो सोशली डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं और इनके लिए हमारी सरकार ने गवर्नमेंट बॉडीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया है ताकि इनको भी इनके अधिकार मिल सकें। अब हम जान लेते हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों के बारे में कि वो कौन से लोग होते हैं। तो देखिए, देवर अमंग मोस्ट इल ट्रीटेड कम्युनिटीज़ हिस्टोरिकली, मतलब अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो इनके साथ जो व्यवहार किया जाता था वो सबसे बेकार व्यवहार करते थे लोग, जनरल कैटेगरी के लोग। शेड्यूल कास्ट जो थे वो हिंदू कम्युनिटी के ही थे, लेकिन ये उनमें लोअर कास्ट के सब कम्युनिटीज़ थी, इनकी छोटे छोटे कम्युनिटीज़ थी जिनको बहुत तरीके से पिछड़ा हुआ बनाया गया था। इनको सताया जाता था, इनके साथ सोशल आइसोलेशन का मतलब इनको सामाजिक रूप से अलग कर दिया गया था और इनका स्टेटस लो था, इनको कभी आर्थिक रूप से ऊपर भी उठने नहीं देते थे। ये मार्जिनलाइज सेक्शन था, यानी वंचित वर्ग। इनको बेसिक जो लाइफ की लग्जरी है या बेसिक जो लाइफ के अधिकार हैं उससे वंचित रखा जाता था और ये जनरल कैटेगरी के लोग करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर था 1950 के अकॉर्डिंग इन लोगों को अधिकार दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, जिसके बाद अब इनके पास भी हक है और ये हर तरीके से अपने अधिकारों को ले सकते हैं और एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इनको अवर्ना कहा जाता है। अवर्ना मतलब वर्ना सिस्टम से बाहर के लोग। और वर्ना सिस्टम कौन है? वर्ना सिस्टम के वो लोग हैं जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। हिंदू कम्युनिटी में 4 वर्नास होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, और ये लोग उस कैटेगरी में नहीं आते। जो हिंदू है इनका जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें 4 टायर कास्ट सिस्टम चलता है और वर्ना सिस्टम चलता है। जिन्होंने फोर्स किया, इनको दबाव डाला कि कम्युनिटीज़ उनके काम करें जो उनके नीचे के काम है, जैसे कि उनके वॉशरूम साफ़ करना, जो एनिमल्स हैं उनकी डेड बॉडीज़ को दफनाना, उनके जो उनके वॉशरूम साफ़ करना, एक्सक्रीट सिस्टम को साफ़ करना, और जो भी जितनी गंदगी वाले जो मटेरियल्स हैं उसको साफ़ करने की जिम्मेदारी इन लोगों को दे दी गई। और ये जो डोमिनेंट हिंदू कम्युनिटी के लोग थे इन्होंने किया ही। और इन लोगों को दलित और हरिजन भी कहा गया है। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी भगवान के बच्चे। और इन्हें ये महात्मा गांधी ने कहा था कि ये लोग हरिजन हैं क्योंकि ये लोग हमारी जो हम गंदगी फैलाते हैं उसको साफ़ करने का काम करते हैं। तो एक्चुअली में ये लोग साफ़ हैं, हम लोग गंदगी फैलाते हैं। और जब भी अब सरकार सोचती है कि क्या इनकी सीट्स को हटा दिया जाए क्योंकि बहुत लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो ये लोग आंदोलन करते हैं। इस तरीके से आंदोलन करते हुए हर स्टेट में कुछ लोग नज़र आते हैं जो रिजर्वेशन के खिलाफ होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स ये लोग वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366-25 में आते हैं, जिनको शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है। और ये वो लोग होते हैं जो अपने ट्राइबल कम्युनिटीज़ में रहते हैं, मतलब इनकी जनजाति जंगलों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, और इनका अपना इलाका होता है। ये नॉर्मल मेन स्ट्रीम के साथ नहीं रहते और फॉरेस्ट में ज़्यादा रहते हैं, पहाड़ों पर ज़्यादा रहेंगे, ऐसे एरिया में ज़्यादा रहते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं।
आवागमन नहीं है। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, उनकी जो उनकी लाइफ होती है हमसे बहुत अलग है, उनके अपने भगवान होते हैं, उनका अपना लाइफ स्टाइल है और वो टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। ब्रॉडली ये जोग्राफिकल एरियाज़ को ज़्यादा पकड़ते हैं, जैसे कि सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। मोर देन हाफ ऑफ एसटी पॉपुलेशन यहीं पर रहती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। जो दूसरे एरियाज जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी ये लोग देखने को मिलते हैं और इनको मेन स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं है, ना ही इनको कोई टेक्नोलॉजी से मतलब। ये इनकी अपना एक लाइफस्टाइल है, अपनी एक दुनिया जहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो सरकार ने इनको भी मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश की है। अब देखिए ये लोग ऐसे दिखाई देते हैं, इनके अपने लाइफस्टाइल है, इनका अपना एक फेस्टिवल होता है और इनको नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन सरकार इनके अधिकारों के लिए काम करती है। अब है अदर बैकवर्ड क्लासेस। कलेक्टिव टर्म में कहें तो गवर्नमेंट इंडिया ने कुछ कास्ट है जिनको ओबीसी कैटेगरी में रखा है। ये वो लोग हैं जो एजुकेशन लेवल पर और सोशल लेवल पर डिसएडवांटेज सेक्शन हैं, जिनको उनके अधिकार नहीं मिलते, तो इसलिए उनको ओबीसी बोला जाता है। ये जनरल एससी और एसटी से अलग हटकर होते हैं। ये अंबल करन, एंग्लो इंडियंस, आर्य महाती ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग ये सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं जिनके हित में सरकार काम करती है और जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे कि जब सरकार फैसला करती है कि इनमें रिजर्वेशन हटाना है, तब लोग सड़कों पर उतर आते हैं विरोध करने के लिए, और तब दिखने को ज़्यादा मिलता है हमारे देश में इन लोग की पॉपुलेशन। अब हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। इंडिया में रिजर्वेशन वाला सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ? तो जो हिंदू कम्युनिटी है वो 4 क्लासेस में डिवाइड हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय और ये सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जो 5th थे वो अनटचेबल्स थे। महाभारत में जैसे कि हमने देखा कर्ण को कुंती ने जन्म दिया था, लेकिन जिस फैमिली में वो पले बड़े वो शूद्र की फैमिली थी, तो इसलिए उनको अधिकार नहीं था कि वो क्षत्रिय लोगों के साथ आगे कॉम्पिटिशन कर सकें या उनके बराबर में खड़े हों। और जैसे कि हमने एकलव्य के बारे में भी पढ़ा है, जिन्होंने अपनी फिंगर डोनेट कर दी थी क्योंकि वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते थे और वहाँ पर लोगों को अधिकार नहीं था कि वो अपर कास्ट के जो बच्चे हैं उनके साथ बैठकर एजुकेशन ले और उनके गुरु से सीखी। तो उन्होंने छुप कर एजुकेशन ली थी और खुद से सीखा था सब कुछ, तो इस वजह से उनको अपनी फिंगर डोनेट करनी पड़ गई थी क्योंकि उनके गुरु उनसे गुस्सा हो गए थे। जो क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन का इसलिए भी था क्योंकि रिजर्वेशन को इसलिए भी दिया गया था क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, सारी फैसिलिटी मिलती है, कुछ लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता, तो इस वजह से भी रिजर्वेशन को दिया गया। अब देखिए 4 सिस्टम है। पहले आते हैं ब्राह्मण ज़्यादातर पुजारी होते हैं, ये क्या करते हैं खुद पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं और दूसरों को पढ़ाने लिखाने का काम करते थे हिस्ट्री में, और अपने बच्चों को और राजा महाराजा के बच्चों को भी पढ़ाते थे। उसके बाद थे क्षत्रिय, ये वो होते हैं जो योद्धा लड़ाई करते हैं, जो आर्मी फोर्स, ये राजा महाराजा भी क्षत्रिय कैटेगरी में आते थे। फिर थे वैश्य वो थे जो बिजनेसमैन होते थे, ये ज़मींदार। फिर थे शूद्र नॉर्मल लोग थे, जो छोटे मोटे व्यापारी, सर्वेंट्स, उनको शूद्र कहते थे। लास्ट थी अनटचेबल्स, ये इनको आउटकास्ट बोला जाता था, आउट ऑफ कास्ट, मतलब ये गलियों में झाड़ू लगाने वाले, वॉशरूम क्लीन करने वाले, इनको अनटचेबल्स बोला जाता था। तो ये हमारे मतलब पुराने ज़माने में, ये प्राचीन काल में इस तरह का सिस्टम देखने को मिलता था, इस तरीके से सोसाइटी को बांटा गया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए लोगों में। देखिए रिजर्वेशन सिस्टम इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इस इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम कैसा था। तो इन 1932 राम से मैकडोनल्ड नाम का एक आदमी है जिसने इंट्रोड्यूस किया था अवार्ड, जिसका नाम था कम्युनल अवार्ड। ये क्या करता था, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाता था, सिख को अलग, एंग्लो इंडियन को अलग, मुस्लिम, दलित सबके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी गई थी। तो ये जो इनको जो दलित के आइकन थे अम्बेडकर, उन्होंने वेलकम किया था कॉमनल अवार्ड्स को, लेकिन गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया था। इंडिपेंडेंस के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर और VP सिंह ने रिजर्वेशन दिए अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 27% रिजर्वेशन OBC को मिला, 33% वुमेन को, कश्मीरी माइग्रेंट और फिजिकली चैलेंज पर्सन को भी रिजर्वेशन दिया गया, और जो फ्रीडम फाइटर्स की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि सबको इक्वल राइट मिले। अब देखिए
टाइप ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कितने तरीके की होती है। तो रिजर्वेशन पहला होता है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। ये ब्रिटिश राज ने इंट्रोड्यूस करवाया था और इंडिपेंडेंट इंडिया में भी चलता आ रहा है। यानी कास्ट के बेस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें रिजर्वेशन मिल जाता है, हम कुछ सीट्स आरक्षित कर दी जाती हैं। जो पब्लिक सेक्टर वो है, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट जितने भी जॉब्स हैं, ये जो लेजिस्लेटिव जॉब्स हैं, उसमें दलित्स को, आदिवासी को और ओबीसी को स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी दिया गया है। जो जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन, जैसे वुमेन को रिजर्वेशन मिला है राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को वुमेन को रिजर्वेशन मिला, जिसमें 186 लोगों ने वोट किया कि वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और 1% थे जो अगेंस्ट में थे। फिर रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में 50% रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए है और क्रिश्चियन रिलीजन्स के लिए है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटीज़ की एक लिस्ट बना रखी है, जिसमें जो बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं उनकी अलग लिस्ट है और जो फ्रंट पर है जनरल मुस्लिम्स हैं उनकी एक अलग लिस्ट है और उसी बेसिस पर उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये है टाइप ऑफ रिजर्वेशन। अब हु इज एक्चुअली मेड फॉर, यानी ये बनाया किसके लिए। एक्चुअली उन लोगों के लिए बनाया गया था जो सोशली डिसएडवांटेज, जिनको ज़रूरत है, लेकिन इसका फ़ायदा आजकल लोग उठाते हैं। अब है मेरिट्स ऑफ रिजर्वेशन। मेरिट्स मतलब क्या अच्छी बातें थी रिजर्वेशन में। तो देखिए, ये जनरल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये श्राप जैसा है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी उनको वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन वाले कम मार्क्स लेके भी आगे आ जाते हैं। और ये जो रिजर्वेशन अब जिनके पास आ गए हैं वो सुपीरियर फील करते हैं अपने आप को सोसाइटी में, तो वो हायर जो स्टेटस के लोग हैं उनको उनकी इज्जत नहीं करते, उनको इन्फीरियर फील करवा देते हैं। जैसे कि हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं प्राइवेट कंपनीज़ में, तो जो हमारा बायोडाटा देखते हैं तो उनको पता रहता है कि हम जनरल कैटेगरी के हैं, हम इतनी मेहनत करके आए हैं और हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट से, तो हम लोग सेल्फ मिला, जिससे हमारी एक अच्छी रेपुटेशन बन जाती है। और अगर हमने खुद कुछ किया है तो हमारे अंदर भी एक सुपीरियरिटी की फीलिंग आती है, हम किसी से कमज़ोर महसूस नहीं करते क्योंकि हमने किसी की हेल्प नहीं ली है। तो और एक चांस मिल गया हमें खुद को प्रूव करने का। गुड इम्पैक्ट ये है कि आपकी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो गया, गवर्नमेंट जॉब सबके लिए अप्रोचेबल हो गई, सब अप्रोच कर सकते हैं। और जो बैकवर्ड क्लास थे अब उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया, उनके पास भी उतना ही अधिकार है आगे आने का। अब डीमेरिट्स ये हैं कि एक तो सोसाइटी में पार्शियलिटी आ गई, लोगों को बांट दिया गया, तो लोग अब बट गए रिजर्वेशन के बेसिस पर। ये इस कास्ट के तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और जो जनरल वाले उनको नुकसान मिलता है। और बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो खाली रह जाती हैं, फिर वहाँ पे कैंडिडेट उस मार्क्स को लेकर पहुँचते ही नहीं, उस एलिजिबिलिटी पर पहुँचते ही नहीं है। कास्ट की प्रेफरेंस दे दी गई है, इंसान की इंसानियत को नहीं दी गई है, मैन और वुमेन की कैपेबिलिटी को नहीं दी गई, कास्ट को प्रेफरेंस दी गई है, तो ये हमारा नुकसान ही है। और जो रिजर्व एम्प्लॉयज़ हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, एक तरीके से अलग ही सोसाइटी क्रिएट हो जाती है। बैड इमेज से ये होती है कि कंट्री की डेवलपमेंट स्लो हो गई है। जो दलित हैं उन सारे दलितों को उठाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग तो आ गए मेन स्ट्रीम में, लेकिन कुछ लोग अभी भी पीछे रह गए हैं। इंडिया जो लिटरेसी रेट है वो गिर रहा है, वो अपराइज कोशिश करने के बाद भी। आई होप आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच।